एक मिनट देखिए, पहले महंगाई को समझ ले। आलोक जोशी भाई, आंकड़े जो आ रहे हैं 7% से भी ऊपर महंगाई जाती दिखी थी, अब वो 4.25% पर आ गई है। इसको हम सेलिब्रेट करें या दरअसल जो मैं दे रहा था पैसे, पेट्रोल, डीजल, गैस, दाल, आटा, दूध, उसके दाम तो बढ़ ही रहे हैं, उनमें कोई गिरावट मैं देख नहीं रहा हूं, तो मैं ताली बजाऊं या सर खुजलाऊं? नहीं, देखिए, एक तो पहले सबसे मेरा ख्याल है संदीप, आपको तो ये बात पता होगी लेकिन दर्शकों को बतानी चाहिए, और जो हमारे दोनों मित्र यहाँ अभी तक चर्चा कर रहे थे इनको भी आपस में ये बात कर लेनी चाहिए थी कि जो महंगाई की दर होती है, जो सीपीआई जिसको कहते हैं या डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ये दरअसल दाम का रिफ्लेक्शन नहीं है। ये महंगाई बढ़ने की रफ्तार है, ये महंगाई नहीं है। इसे मुद्रास्फीति कहा जाता था पहले, आजकल इसे इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ महंगाई बढ़ने की रफ्तार है। यानी कि महंगाई जो 7% बढ़ रही थी या उससे ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही थी, अब वो बढ़ने की रफ्तार गिर के 4.2% या 4.4% के आसपास आई है, जो और ये 4% के आसपास स्वाभाविक है। हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसमें 4% महंगाई बढ़ेगी तो कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है। जो नहीं अच्छा तो पर मुझे क्या मिला? मैं तो ये महंगाई 7% में भी वही पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम दे रहा था, मैं वही दूध के दाम दे रहा था, मैं वही गैस के दाम दे रहा था, तो ये घट रही है, तो मेरी जेब में क्या आ रहा है? इसका अर्थ ये है संदीप कि दाम गिरे नहीं हैं। हम में से किसी को ये साफ होना चाहिए कि कोई दाम गिरा नहीं है। महंगाई की रफ्तार गिरने का अर्थ ये नहीं कि चीजें सस्ती हो गई हैं। चीजें आगे कुछ कम महंगी हो रही हैं, लेकिन महंगी हो रही हैं। जहां कुछ सस्ता होने के आसार दिख रहे हैं वो है थोक मूल्य सूचकांक, जिसे डब्ल्यूपीआई कहते हैं, जो काफी लंबे समय के बाद नेगेटिव में आया है। वो -0.92% पिछले महीने आया है, और अभी 2 दिन बाद वो आंकड़ा भी सामने आएगा। उम्मीद की जा रही है कि वहां, और माना जाता है थोक का रिफ्लेक्शन आगे रिटेल में आएगा, लेकिन कितना आएगा कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए महंगाई से राहत देखनी हो तब तो आपको महंगाई का आंकड़ा, जो ये दर देखते हैं हम लोग, ये माइनस में दिखने लगे तब आप मानिए कि दाम गिर रहे हैं। जब तक ये प्लस में है तब तक दाम बढ़ रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है कि दाम कितना बढ़ रहा है, प्रश्न ये है क्या आपकी कमाई इसके सामने बढ़ रही है, क्या आपके यहाँ रोजगार बढ़ रहे हैं। आप खुद ही सोचिए ना, अगर मेरी कमाई हर महीने बढ़ रही हो, हर साल बढ़ रही हो अच्छी खासी, और दाम उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, तो मुझे खास फर्क नहीं पड़ता। ना, मैं रोजगार और कमाई के पहलू पर भी आऊंगा, पर इसमें एक और पुट है, और आरबीआई की जो इंटरवेंशन होती है, आप हम सबसे बेहतर उस इंटरवेंशन को समझते हैं। पिछले साल मई से जो रिपो रेट बढ़ानी शुरू की, 2.5% वो बढ़ गई। मोटी मोटी आसान भाषा में जो दर्शक भी समझते हैं, आम आदमी जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, हमारे दर्शक हैं, उन्होंने होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, वो 2 से 2.5% बढ़ गए हैं। आरबीआई कह रहा है अब और रिपो रेट नहीं बढ़ाएंगे, पर भाई घटेंगे कब? मेरा तो ईएमआई तो बढ़ गई ना। और वो कैलकुलेशन कभी आम आदमी को समझ में भी नहीं आती आलोक भाई। नहीं, देखिए, समझ में तो आता है, मेरी जेब पे चोट लग रही है, ईएमआई बढ़ी हुई दे रहा हूं, बाजार जाता हूं, सामान नहीं, वो कैलकुलेशन की महीने कितने बढ़ गए और क्या कितना बढ़ाया, वो कभी समझ में नहीं आता फॉर्मूला। हाँ, वो गणित लगाना मुश्किल है। और दूसरा यह है कि अगर मैं किसी अन्य कारण से उत्साहित हूं, मुझे कोई और चीज है जो बहुत खुश रखे हुए है, जिसमें मुझे ये चिंता ही नहीं है कि पेट्रोल का भाव कितना है, और मैं जब भी कोई कैमरा वैमरा देख लेता हूं तो जोर से कहता हूं, साहब पेट्रोल चाहे जहां पहुंच जाए, आएगा तो उसका तो कुछ इलाज नहीं है। लेकिन एक और, अभी आज के अखबार में आपने अगर देखा हो, शायद इंडियन एक्सप्रेस में आज एक बहुत जोरदार आर्टिकल है, एनालिसिस है। ये रमा बीजापुरकर हमारे देश में तो मार्केट की, रिटेल बिजनेस की बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने आज गंभीर सवाल उठाया है कि ये जो मिडिल क्लास नाम की चीज है ये क्या है, और मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। ये बहुत गंभीर चिंता की बात है अगर मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। पहले तो मिडिल क्लास है क्या, इस पे वो सवाल उठा रही हैं कि जितने लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जितने आंकड़े ला रहे हैं, वो सब उतने ही लोग हैं जितने आंकड़े आ रहे हैं। यानी कि बड़ा भ्रम है, क्योंकि मिडिल क्लास की कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं है। हमने पिछले 20 सालों में, खास तौर पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, 1991 के बाद से ये सुना है बार बार, द बर्जनिंग मिडिल क्लास, द एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास, बढ़ता हुआ मिडिल क्लास।
और मिडिल क्लास की महत्ता यह है देश में कि एक बहुत अमीर इंसान होता है, जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो अपने कारोबार बढ़ा रहे हैं, एक बहुत गरीब लोग होते हैं जिनको सहारे की जरूरत होती है। मिडिल क्लास अगर देश में बहुत ज्यादा होता है तो वो इस लायक होता है कि अपना ख्याल रख सके और थोड़ा सरकार को टैक्स वैक्स भी दे, जिससे अगर गरीब लोग बहुत कम रहेंगे तो सरकार उनको सहारा देने की हालत में होगी। लेकिन मिडिल क्लास के सिकुड़ने का बहुत सीधा अर्थ है संदीप, कि मिडिल क्लास के लोग फिर ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। ये कल्पना तो बहुत मुश्किल है कि उनमें से लोग ऊंचे आय वर्ग में जा रहे होंगे, कुछ लोग जा रहे होंगे, लेकिन इसका अर्थ है कि ज्यादातर लोग फिर मिडिल क्लास से नीचे खिसक रहे हैं, या तो लोअर मिडिल क्लास में जा रहे हैं या वो पुअर क्लास में जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमारे समाज को कुल मिला के ऐसे लोगों के लिए और ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी जिनको सहारे की जरूरत है। आलोक जोशी, आपने वो परिभाषा शब्द जो इस्तेमाल किया ना, मैं एक छोटी सी आपकी और इंटरवेंशन चाहूंगा। इसमें भी एक अजब सा असमंजस है। भाई सरकार की माने तो 8 लाख रुपए महीने, 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाला आर्थिक रूप से पिछड़ा है। 8 लाख रुपए तो 67,000 रुपए प्रति माह हो जाता है। तो मेरे न्यूज रूम में भी 60 से 70% लोग फिर तो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तो वो असल में मिडिल क्लास कौन सी है? उसकी लोअर लिमिट 8 लाख हो गई और उसकी अपर लिमिट क्या है? अब ये सोचने की बात है, और ये बहुत ये इसमें भी, और इसी रिपोर्ट के साथ एक आंकड़ा है जो कहता है कि उसमें अब जो तरह तरह के पैरामीटर्स बनाए हैं, उसमें एक पैरामीटर ये है कि वो जो भारत भर की जो सरप्लस इनकम है, हाउस होल्ड सरप्लस इनकम, यानी अपने खर्चे के बाद आपके पास जो पैसा बच जाता है, उसका भारत की टोटल ऐसी इनकम में कितना हिस्सा है। तो जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, 68% हिस्सेदारी उनकी है सरप्लस इनकम में। और नीचे और 4 कैटेगरी ऐसी हैं, 5 कैटेगरी 10 में से, जो निगेटिव में है, यानी कि जिनके पास कोई सरप्लस नहीं है, जिनके पास जो खर्चा जिनका है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल है। और उसके बाद की भी 2-3 कैटेगरी ऐसी हैं जो लाल निशान में है, यानी कि उनका सरप्लस इतना मामूली है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो ये सरप्लस साफ हो जाता है। तो कुल मिला के जिसको ये अपर मिडिल क्लास कह रहे हैं तमाम परिभाषाओं में, उस अपर मिडिल क्लास का भी आधा हिस्सा ऐसी स्थिति में है कि वो कगार पे खड़ा हुआ है, कि उसके पास सरप्लस के नाम पे कुछ बचता नहीं है। तो ये जो हम मिडिल क्लास और आप सरकारी जो स्कीम्स हैं उनमें आप देख लें कि जो HIG घर होते हैं, वो HIG घर की जो आयु सीमा होती है, इस समय मेरे पास आंकड़ा नहीं है, अगर आप देख लेंगे तो आप जिन्हें अभी पिछड़ा कह रहे हैं वो उस परिभाषा में HIG में आते होंगे। हायर इनकम ग्रुप में उनको घर मिलते हैं, जिनको आपने अभी बताया भारत सरकार की परिभाषा के हिसाब से जो आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर सरकार ये मानती है 8 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है।